जय हिंद दोस्तों। आज हमारे भारतीय समाज की ये 9वीं क्लास है। इसकी पहली वाली क्लास में हमने संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास देख लिए थे, जिसमें से कई सारे कानून बनाए गए महिलाओं के संरक्षण के लिए। अब इनमें से कुछ कानून जिसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, उसके प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, आपके एग्ज़ाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि वर्तमान में ये कानून जो है ये करंट का चर्चा का विषय रहा है। तो देखिए, कानूनी प्रयास में 3-4 कानून हैं जिसको हम डिटेल के उसके प्रावधान पढ़ेंगे। तो पहला है जैसा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कानून है जो आज के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के क्या-क्या प्रावधान है, तो हम इसके प्रावधान को देखते हैं। तो पहला है कि क्या हुआ कि घरेलू हिंसा का व्यापक अर्थ, देखिए कई सारे कानून इसके पहले बनाए गए जिसमें घरेलू हिंसा में ये बोला जाता था कि महिलाओं के मारपीट हो, महिलाओं के साथ कोई मारपीट हो, कोई अत्याचार हो, उसको जोड़ा। लेकिन जब ये 2005 का अधिनियम आया, तो इसमें जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध थे, घरेलू हिंसा थे, उसको व्यापक रूप से परिभाषित किया। जैसे बोला गया कि नहीं, अब मारपीट मतलब शारीरिक हिंसा नहीं चलेगी, आप मानसिक हिंसा, अगर मानसिक हिंसा का मतलब है कि आप उसको कमेंट कर दें कि भाई तू ये नहीं कर सकती, वो अपमान कर दे उसका, मतलब मानसिक प्रताड़ित के रूप में नहीं हो। उसके बाद सामाजिक सामाजिक मतलब आप उसका समाज में ले जाकर के अपमान नहीं कर सकते कि आप भरी सभा है, 4 आदमी 10 आदमी खड़े हैं, आप वहाँ पे जाकर के उसको डाँटने लगे। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये इस तरह का प्रावधान जोड़ा गया कि महिलाओं को इस तरह ना उनको कंप्लीट संरक्षण देने का प्रयास किया गया था। तो घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। उसके बाद अगला क्या प्रावधान था कि पति-साथी की हिंसा से संरक्षण का प्रावधान। तो ये तो घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा अगर अ, होता है तो वो उनका जो पति या साथी होता है, उनके द्वारा ही हिंसा की जाती है, तो उससे संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। उसके बाद है कि पत्नी के साथ, ये लिखा है पत्नी के साथ माँ-बहन को भी संरक्षण, कि क्या होता था ना कि कई ऐसे हम हमारे समाज में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो कि पत्नी को तो समझ लेते हैं कि भाई ये दूसरे घर से आई है, तो उसके खिलाफ तो संरक्षण करते ही। साथ में अगर उनकी माँ-बहन है तो उनको भी प्रताड़ित करते हैं, मार-पीट उनकी। कई हो गया है ऐसे समाज में पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, ऐसे अनपढ़ लोग हैं, जो ये कृत्य करते हैं, तो उनको मतलब इस घरेलू हिंसा अधिनियम में पत्नी के साथ-साथ माँ-बहन को भी संरक्षण दिया गया है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि इसमें प्रावधान किया गया कि भाई आप संरक्षण दे रहे हो तो फिर क्या स्टेप उठाओ? तो 3 दिन के भीतर संरक्षण आदेश गिरफ्तारी वारंट करने का, कि अगर महिला जाकर के कोई कोई भी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन, माँ है, कोई भी हो, अगर वो जाकर के थाने पे रिपोर्ट कर देती है, तो 3 दिन की उनका गिरफ्तारी वारंट जारी होता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये अच्छा स्टेप लिया। फिर है सभी जिलों, वार्ड में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, कि भाई अब होता क्या है ना कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कि होता क्या है कि जो जो उनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ प्रताड़ित करते हैं, तो वो उनको घर से निकलने ही नहीं देते, तो थाने तक पहुँचेगी कैसे रिपोर्ट करने के लिए? तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई कि भैया आप फ़ोन लगा दो, किसी भी तरह का सूचना पहुँच जाएगी तो संरक्षण अधिकारी आपके घर आ जाएगा, रिपोर्ट लेने के लिए, आज की आपकी खबर लेने के लिए कि हाँ, आप वहाँ पे घर में सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। तो संरक्षण अधिकारी की जो नियुक्ति की गई है, सभी जिलों, वार्ड तक में इनकी नियुक्ति की गई है। फिर नेक्स्ट है 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिनियम में संशोधन करके वयस्क पुरुष शब्द को समाप्त करके फलतः अब महिलाओं के खिलाफ, ये बहुत 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 ज़रूरी, बहुत सही काम किया। कि होता क्या था ना कि जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार होता था, तो उसमें सिर्फ़ पुरुष भागीदारी नहीं होता था, या कई बार तो घर में जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है तो उसको इतने अधिकार ही नहीं दिए जाते। तो उनकी जो सास हो गई या जो बड़ी ननंद हो गई, तो इसके खिलाफ बहुत सारे मामले देखने का कि सास अपने बहू पे खूब अत्याचार कर रही है। तो पहले क्या था, ये था ही नहीं। तो 2005 से उसके पहले से पुरुषों के खिलाफ भाई को, पति को ही पहले टारगेट किया जाता था। फिर 2005 में हटा के नहीं, पति वयस्क पुरुष हटाओ, आप महिला भी जोड़ो। उसमें सास हो गई या कोई और है, बुआ है, जो भी हो, या फिर नंद हो गई कोई बड़ी, तो उसके खिलाफ भी महिला बहू को संरक्षण दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अपने निर्णय में कहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने ये जो आपके कानूनी प्रयास थे, उसमें पहला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसको डिटेल किया। अब दूसरा जो हम डिटेल करेंगे, वो है अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम 2006। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनैतिक व्यापार मैंने आपको बताया कि महिलाओं की खरीद बिक्री को रोकना, कि बेच ना दे कोई, तो उनके, तो पहला है व्यक्ति के अवैध व्यापार पर रोक। तो सही है। अब इसमें क्या है ना, महिला पुरुष दोनों हो जाते हैं कि भाई अब क्या है ना, पुरुष में मतलब छोटे-छोटे बच्चे, अब बच्चों के मालूम है आपको कि बच्चों बच्चों का
कितना खरीद-फ़रोख्त होता है, उनको मार कर के खरीद लेते हैं, फिर मुफ़्त में कम पैसे में फिर उनको हाथ-पैर तोड़ देते हैं, फिर भीख मँगवाया जाता है। तो ये जो है ना, तो इसके खिलाफ उनको संरक्षण दें। उसके बाद है यद्यपि व्यक्तिगत वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं माना गया है, तथापि जीवन यापन के संगति साधन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र में वेश्यावृत्ति को अपराध माना। अब क्या है ना कि ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है जो वेश्यावृत्ति के द्वारा अपना आर्थिक यापन कर रही है, जीवन यापन कर रही है। अब भाई आपने वे अब क्या है ना, वेश्यावृत्ति एक समाज के लिए एक मतलब कि अनैतिक तो है ही। तो क्या है ना कि वेश्यावृत्ति अगर व्यक्तिगत रूप में करेगी, कोई अकेली महिला कर रही है, तो उसको तो ठीक है, चलो उसको अपराध नहीं मानेंगे, उसको हमने उसका आर्थिक पेशा समझ लिया। लेकिन अगर कुछ संगठित हो रहा है, संगठित रूप में कि पूरा समूह कर रहा है, 100-200 लोग मिलके कर रहे हैं। अब वो भी आपके अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित मतलब कि कोई सार्वजनिक स्थल हो गया, चौराहा हो गया, कोई पवित्र स्थान मंदिर है, तो ऐसे वाले आस-पास आप संगठित भी कर रहे हैं, तो आपको फिर अपराध माना जाएगा। तो ये प्रावधान इस अधिनियम में जुड़ा है। फिर है ऐसे किसी कृत्य या व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति प्रोत्साहित होती है, अपराध घोषित। अब मान लीजिए कि कोई कोई काम आपने आपने कोई प्रचार बना दिया, कोई होर्डिंग लगा दी जो वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करता हो, या कोई भाषण है, या कोई कोई भी तरह का आपका सार्वजनिक भाषण हो गया, उद्घोषणा हो गई, या कोई भी कृत्य हो गया, या फिर कोई भी आप ऐसा व्यवसाय जो कि वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करता है, तो वो अपराध माना जाएगा। आप वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी। सार्वजनिक क्षेत्र चौराहा हो गया, कोई सार्वजनिक मतलब मल्टीमीडिया हाउस हो गया, या फिर मल्टीप्लेक्स हो गए, या फिर कोई पवित्र स्थान हो गया, या फिर स्कूल कॉलेज, ऐसे जो भी सार्वजनिक स्थल है, तो वहाँ पे आप 200 मीटर तक आप वेश्यावृत्ति का काम नहीं कर सकते। तो ये जो अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम 2006 इसके ये प्रमुख प्रावधान थे। अब जो तीसरा हम जिसको डिटेल करेंगे वो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित अधिनियम 2013। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या हुआ था, 1997 में एक केस आया था जो कि आपका विशाखापट्टनम का केस था। विशाखापट्टनम केस दिया गया था, विशाखापट्टनम केस, जिसमें महिला का क्या हो रहा था कि कार्यस्थल पे उसका यौन शोषण हो रहा था। कि मतलब कि यौन शोषण अगर वो फ़ेवर नहीं देगी तो फिर उसको जॉब से निकाल दिया जाता था। तो इस अब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, और ये बड़े स्तर पे हो रही, जो नियोक्ता कर रहा था या ऑफ़िस नियोक्ता के नहीं कर रहा था, तो कोई ऑफ़िस का कोई कर्मचारी हो गया, बॉस हो गया। तो इस तरह से उनको संरक्षण देने के लिए ये हमने कार्यस्थल पर वो यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लाया। तो अब पहले तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कहता है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण तैयार करने, कि भाई उनको उनको ऐसा वातावरण दें ताकि वो आराम से कि बिना किसी भय के साथ काम कर सके, आर्थिक व्यक्ति बन सके, ठीक है? और उन पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना उद्देश्य था। मतलब उनको सुरक्षित वातावरण देना, और जो कार्यस्थल पर उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनको रोकने के लिए हमने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। अब इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं, क्या-क्या प्रावधान थे देखिए। ये क्या बोलता है कि यौन उत्पीड़न रोकने का जिम्मेदार नियोक्ता को माना जाएगा। मान लीजिए कोई ऑफ़िस है, ठीक है ना? अब ऑफ़िस में या तो उसका खुद का बॉस जो मालिक है, या तो मान लीजिए कोई बॉस नहीं तो कोई उसी का साथी जो और काम कर रहा है। अगर वहाँ ऑफ़िस में उसके साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी उसका यौन उत्पीड़न शोषण होता है, तो मालिक को नियोक्ता जो कि नियुक्त किया है, जो उसको रखा है, मालिक है, उसको पकड़ लेंगे। वो अपराधी माना जाएगा कि भाई उसकी ये माना जाएगा कि उसके संरक्षण में ये सब हो रहा है ना? तो नियोक्ता को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। तो यौन उत्पीड़न रोकने के लिए ज़िम्मेदारी किसको दी गई? नियोक्ता को दी गई है। फिर अगला है कि संगठित क्षेत्र में आंतरिक आंतरिक समिति और असंगठित क्षेत्र में स्थानीय समिति का। अब मान लीजिए संगठित क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे हो गया, कोई सरकार का कोई डिपार्टमेंट हो गया, इतने सारे विभाग है सरकार के। अब मान लीजिए कि वहाँ महिला के खिलाफ अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है, वो भी तो कार्यस्थल है ना, तो वहाँ कैसे होगा? तो हर विभाग में एक आंतरिक समिति बनाई जाएगी कि मान लीजिए कि महिला को लग रहा है कि भाई उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसको शिकायत करनी है, तो वो जाए आंतरिक आंतरिक समिति से शिकायत करे, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, और जो कर रहा है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है? और अगर ये तो संगठित क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे, और अगर असंगठित क्षेत्र है, तो असंगठित क्षेत्र स्थानीय स्तर पर, कि मतलब वार्ड लेवल पे, जिला लेवल पे हमने एक महिला महिला संरक्षण के लिए एक समिति बना दी कि कहीं भी कोई अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है, कोई ऑफ़िस में कर रहा है, तो वो जाए, अपनी वहाँ शिकायत दर्ज कराए, अगले दिन उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उसके नियोक्ता को पकड़ लेंगे, जो अपराध कर रहा है उसको पकड़ लेंगे। तो ये जो प्रावधान किया गया है कि संगठित क्षेत्र में आंतरिक समिति बनाई जाएगी, असंगठित क्षेत्र में स्थानीय समिति बनाएगी। उसके बाद है कि शिकायत अगर करेंगे तो 90 दिन, ये 90 है दोस्तों, कि शिकायत की 90 दिन के भीतर जाँच का प्रावधान है, कि पता चला अब शिकायत कर दी, अब कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो ये नहीं, 90 दिन के भीतर जाँच होना है।
की, तो ये अच्छा प्रावधान है, 90 दिन। उसके बाद है नियोक्ता पर 50,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद है कानून के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार को दी है। अब देखिए ये कानून बनाया केंद्र सरकार ने, ठीक है ना? तो इसके क्रियान्वयन का अधिकार आपके केंद्र तो जा करके देखेगी नहीं कि एक छोटे से ऑफिस में क्या हो रहा है, तो राज्य सरकार को ये ज़िम्मेदारी की दी गई है कि राज्य सरकार मतलब पुलिस से जो है वो इसका क्रियान्वयन करवाए और सही तरीके से लोगों को कार्यस्थल पर संरक्षण मुहैया कराएँ। चलिए तो ये 3 अधिनियम थे जिसको हम डिटेल पढ़े। अभी जो ये है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, ये अभी करंट का टॉपिक है। इसमें क्या है कि अभी तो ये विधेयक ही है, कानून नहीं बन पाया। इसमें ये माना गया कि जैसे पहले क्या था, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह निवारण अधिनियम बनाया था, जिसमें कि महिला को 18 वर्ष की आयु और पुरुष की 21 वर्ष की आयु रखी गई थी। कि महिला 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकते, अपराध माना जाएगा, पुरुष 21 वर्ष। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब भाई महिला पुरुष बराबर है, तो फिर ये अंतर क्यों कि महिला 18 वर्ष, पुरुष आप दोनों को एक साथ करिए। तो अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि महिलाओं की भी विवाह की उम्र 21 कर दी जाए, ताकि महिला और पुरुष, या फिर महिला के विवाह की 21 उम्र कर दीजिए, या फिर पुरुष की ही आप 18 वर्ष कर दीजिए। क्योंकि जो अंतर है ना 18 और 21 का, ये पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाता है कि नहीं, महिला की उम्र कम ही होनी चाहिए ताकि वो महिला के अधीन ही रहेगा। तो ये जो एक विचार पनप रहा है ना पितृसत्तात्मक भाव, तो उसको रोकने के लिए ये अभी चर्चा का बना हुआ है। तो इसमें या तो महिला की उम्र को बढ़ाने की बात की जा रही है, या पुरुष की उम्र को भी घटा करके 21 करने की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था, हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ था कि हमने क्या-क्या किया था, कि हमने जो महिला टॉपिक था उसमें पहले हमने महिला से जुड़ी समस्या की कल वाले टॉपिक में, फिर कारण जाना, अब संवैधानिक जितने भी महिला समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया गया था। तो जो आपका पहला प्रयास था, इस प्रयास में मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास, तो संवैधानिक प्रयास भी मैंने आपको बताए थे कौन-कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, और ये पूरे और कई सारे आपके हमने कानून बताए थे, इतने सारे कानून, और ये वाले पूरे कानून बताए। इसमें से हमने 3 को डिटेल स्टडी। अगला जो हमारा प्रयास है वो है प्रमुख आयोग एवं समिति, कि कौन-कौन से आयोग और समितियों का गठन किया गया। आपने भैया कानून तो बना दिया, अब कानून बनाने बस से तो काम नहीं चलेगा, उनके लिए आपको कुछ आयोग समितियों का भी गठन करना पड़ेगा। तो ये जो आपके आयोग और समितियों का गठन है, उसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए कौन-कौन से आयोग और समितियाँ बनाई गई महिलाओं के संरक्षण के लिए, ठीक है? तो देखिए पहला बनाया गया आपका केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। इसका गठन किया गया था दोस्तों 1953 में। बहुत पहले किया गया था, आज़ादी के जस्ट बाद ही 3-4 साल बाद। तो ये था आपका केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। अभी हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला जो आयोग बनाया गया था, एक समिति या बोर्ड जो भी कह दीजिए, स्टेप लिया गया था, वो था केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड 1953। उसके बाद आया का राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो था, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम के तहत 1992 का अधिनियम, तो उस अधिनियम के तहत ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया। ठीक है, इसको भी हम डिटेल करेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में। ये उस समय जब 1993 में जो आपका मानव संसाधन मंत्रालय था, उसने महिलाओं के लोन देने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सुविधा देने के लिए, आर्थिक सुविधा देने के लिए ये कोष का गठन किया गया था, ताकि उनको लोन दिया जा सके। एक ये मतलब कि वित्तीय कोष था, पैसा इकट्ठा करके ताकि लोन मुहैया करा। फिर उसके बाद है जेएस वर्मा कमिटी 2013। जेएस वर्मा कमिटी, इसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे जेएस वर्मा। तो जेएस वर्मा कमिटी ने बताया था कि वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है, या इतने साल हो गए थे भाई, आपने इतने सारे कानून बना दिए आज़ादी के बाद से। तो फिर एक बाद में कमिटी बनाई गई थी कि जो भी कानून बनाए गए उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, या अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो ये हमने जेएस वर्मा कमिटी 2013 में उसके। फिर है तेजाब हमला पर सुप्रीम कोर्ट के, अब देखिए क्या होता है कि ये तेजाब हमला वाली जो स्थिति है, ये आपने एक तो मूवी भी आई थी दीपिका पादुकोण वाली, वो आपने देखा होगा। ये तेजाब हमले को लेकर के बड़ी ये प्रेम विवाह वाले ज़्यादातर मामले में, या फिर महिलाओं के खिलाफ अपने दुश्मनी के भाव से उन पर क्या उनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता था, तो उनका पूरा चेहरा जल जाता था, वो सामाजिक प्रतिष्ठा या उनका विवाह आदि नहीं हो पाता, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती। तो इस पर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पहले इसको रोकने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसमें अपनी गाइडलाइन जारी की, निर्देश जारी किए कि नहीं भाई, ये तो आप किसी भी महिला के ऊपर तेजाब फेंक दे तो उसका तो पूरा ज़िंदगी ही खराब होगी। तो इस तरह को रोकने के लिए और इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे। उसके बाद फिर कानून बना है। तो जो भी इसके प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, तो उसको हम आगे डिटेल करेंगे। तो चलिए पहला हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड क्या कहता है। तो ये हमारा प्रमुख, अब हमने इसके पहले क्या पढ़ा, प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास पढ़ा। ये क्या है, आयोग एवं समितियों के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। तो देखिए पहला क्या है कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड 1953, ये क्या कहता है
ये कहता है इसका उद्देश्य क्या है कि समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण मतलब समाज में महिलाओं का कल्याण हो, कल्याण मतलब उनका उत्थान हो सके, विकास करे मतलब उनको अवसर प्रदान की जाए और सशक्तिकरण मतलब कॉन्फिडेंट फील हो, ठीक है ना? के लिए गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ और स्वैच्छिक संगठन स्वैच्छिक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि करना चाहते हैं काम के साथ भागीदारी सुनिश्चित करना और इस कार्य के लिए ऐसे संगठनों को बढ़ावा देना। देखिए अब स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये बहुत छोटी समस्या नहीं है। ये आप समझिए कि शहरों-शहरों के गाँवों तक फैला हुआ, अंतिम छोर तक महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं। तो ये सिर्फ़ सरकारी प्रयास से संभव नहीं है कि अब एक गाँव में सरकार बैठी है पार्लियामेंट में, विधानमंडल में बैठी है, जिले में सरकार बैठी है। अब किसी गाँव में कोई एक महिला के खिलाफ अ, हो रहे हैं तो वो तो नहीं आ पाएगी ना कि अब सरकार के प्रयास है, उसको आने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए हमने ना एनजीओ का या वॉलंटरी ऑर्गेनाइज़ेशन का सहारा लिया कि नहीं भई आप गाँव-गाँव में जाइए, जागरूकता फैलाइए, महिलाओं से बात कीजिए कि उनके खिलाफ उनको उनके अधिकारों के बारे में बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले ये सामाजिक कल्याण बोर्ड पूरा बनाया गया था और उन्होंने ना कई सारे एनजीओ का स्थापना करवाई, कई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करवाई इस क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको लाभ देने के लिए। तो ये आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 अब क्या हुआ कि भैया आपने चलिए ठीक है महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए आपने ठीक है एनजीओ बना दी, कानून बना दिए। लेकिन भैया अब मान लीजिए कि वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई उनको ज़रूरत है या किसी कानून में कोई परिवर्तन है, कुछ भी महिलाओं के खिलाफ कुछ सुझाव देना है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फिर महिला आयोग का गठन किया गया था। ये एक स्थायी बॉडी है, कानून के तहत होता है महिला आयोग का गठन। महिला अधिनियम ही है 1992 का। तो वो उसका काम निर्धारित किया गया कि आप समय अब क्या-क्या उद्देश्य उसके वजह से तो पहला है कि महिलाओं के रक्षोपाय और उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना कि भाई महिला के खिलाफ जितने भी आपने रक्षोपाय इतने सारे कानून बना दिए, तो उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो पा रहा है कि सिर्फ़ वो कागज़ों में कानून बन के कर रही हैं, कानून बस है। तो उसका मूल्यांकन करना एक, दूसरा है इनके सही रूप से क्रियान्वयन करने हेतु सुझाव देना कि भाई अगर मान लीजिए कि कानून का लाभ समाज को नहीं मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहा है, तो आप सुझाव दे सकते हैं कि आप क्या-क्या उसमें परिवर्तन करें या कोई भी जिस तरह का परिवर्तन है, वो उसके लिए सुझाव देना ही महिलाओं को काम उसके बाद है, महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण। अब भाई महिला मान लीजिए शिकायत कर रही, कोई महिला शिकायत कर रही, तो शिकायत का निवारण हो तो इसके लिए भी आपका महिला आयोग उसके बाद है महिलाओं के साथ भेदभाव, जातीय अत्याचार की जाँच करना, उन्मूलन करना और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु उपाय सुझाना। तो सही है, महिलाओं को भेदभाव उसका जाँच करना, कोई जाति हो रहा है, भेदभाव हो रहा है तो उसकी जाँच भी कर सकती है और उसके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उपाय भी ये हमने महिला आयोग का काम सौंपा है। उसके बाद अगला है आपका आयोग में अब देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट ने भैया तेजाब हमला वाले को हमलावर जो है तेजाब फेंक देते हैं महिलाओं के ऊपर, उसके लिए क्या-क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। तो पहला कि भई संसद को बोला कि भई वो कानून का निर्माण करे। आप तेजाब फेंक देते, ये कोई छोटी-मोटी घटना थोड़ी ना है। तो इसके लिए संसद को बोला पहले कोई कानून नहीं तो संसद को कानून निर्माण का आदेश दिया। उसके बाद है तेजाब बिक्री पर रोक लगा। भाई अगर तेजाब ही नहीं मिलेगा तो क्या फेंकेंगे तेजाब? तो अब तेजाब क्या है ना ये बड़ा घातक रसायन होता है, बहुत हार्ड केमिकल होता है। तो ये चेहरे में जाता है तो जला देता है। तो इसके बिक्री पर क्योंकि इसकी बिक्री अब आम आदमी को तो कोई ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिकली या कोई वैज्ञानिक कामों में ही इसका यूज़ होता है, तो इसके बिक्री पर रोक लगाएगा। उसके बाद है पीड़िता को 3 लाख रुपए की तुरंत वित्तीय सहायता कि कोई पीड़िता पीड़िता है तो उसको 3 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दीजिए उसके इलाज-विलाज से संबंधित कार्य के लिए। उसके बाद है नीतिगत प्रयास तो दोस्तों नीतिगत प्रयास को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।